आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक ऐसे मेटल की जो इस सेंचुरी की सबसे इंपॉर्टेंट मेटल हो सकती है। फिर हम डिस्कस करेंगे यूरोप के बढ़ते प्रॉब्लम्स को। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है फ्राइडे 17 जनवरी। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं पहली स्टोरी पर। कोल इंडिया ने 70 सालों तक इंडिया के हर कोने में कोल ढूंढा और निकाला, लेकिन अब अचानक से वो एक नए डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब वो अर्जेंटीना के सॉल्टी लेक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। जी हाँ, ये एक अजीब पिवट लगता है, लेकिन ये एक लॉजिकल शिफ्ट है। इन लेक्स में कोल इंडिया जो ढूंढ रहा है वो शायद इस सेंचुरी का सबसे जरूरी मेटल हो, लिथियम। आज हम इसी लिथियम की बात करेंगे। लिथियम कोई नया डिस्कवरी नहीं है। ये 2 सेंचुरीज पहले डिस्कवर हुआ था और इसके कुछ माइनर यूजेस भी हैं। सिवियर मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना, ग्लास मेकिंग को इजी बनाना और छोटी मोटी और चीज़ों में इसका यूज होता था। तब तक इसे यूजफुल मेटल माना जाता था, लेकिन रेवोल्यूशनरी नहीं। फिर पिछले 10 सालों में सब कुछ बदल गया। लिथियम का एक ऐसा यूज मिला जो बाकी सब पे भारी पड़ गया, बैटरीज। लेकिन भला हमें लिथियम की जरूरत क्यों है? देखो, अगर हमें क्लाइमेट चेंज से निकलना है तो हमें कार्स, घर, फैक्ट्रीज सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पर चलाना होगा। और उसके लिए हमें चाहिए बैटरीज, बहुत सारी बैटरीज। और ज्यादातर बैटरीज लिथियम पर डिपेंडेंट होंगी। क्यों? क्योंकि एक बैटरी का पावर आता है बहुत छोटे चार्ज पार्टिकल से। लिथियम के पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो चार्ज को बहुत एफिशिएंटली स्टोर कर सकते हैं। ये दुनिया का सबसे हल्का मेटल है। ये इतना हल्का है कि ये पानी पे भी फ्लोट करता है। फिजिकली चार्ज स्टोर करने का इससे बेहतर तरीका पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से लिथियम की डिमांड आने वाले सालों में बहुत बढ़ने वाली है। सबसे बड़ी डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवी से आएगी। कार्स के लिए पावरफुल और कॉम्पैक्ट बैटरीज चाहिए होती है, और लिथियम ये दोनों चीजें डिलीवर कर सकता है। एटलीस्ट 2030 तक लिथियम की डिमांड में काफी ग्रोथ दिखेगा। पर लिथियम मार्केट थोड़ा अनस्टेबल है। इस मेटल के लिए आए नए डिमांड की वजह से कुछ चैलेंजेस हैं। चलिए इन चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं। पहला, लिथियम मार्केट अभी बहुत वॉलेटाइल है। अभी हम लिथियम के माइनिंग के अर्ली स्टेजेस में हैं। आज के टाइम में ये इंडस्ट्री कुछ ही कंपनीज के हाथ में है। 90% लिथियम सप्लाई सिर्फ 4 कंट्रीज से आता है: ऑस्ट्रेलिया, चिले, अर्जेंटीना और चाइना। और इसमें से आधे से ज्यादा सप्लाई सिर्फ 5 कंपनीज के कंट्रोल में है। जब भी कोई नई लिथियम सप्लाई एक्टिव होती है तो मार्केट हिल जाता है। सप्लाई ज्यादा हो जाने से प्राइसेस क्रैश हो जाती है। 2021-22 के टाइम पे ईवीज की डिमांड में बूम आया था। जब तक सप्लायर्स एडजस्ट करते, प्राइसेस बहुत बढ़ गए। फिर जब नया सप्लाई आया तो प्राइसेस 86% तक गिर गया। आज तक वो प्राइसेस रिकवर नहीं हुए हैं। इसी वजह से बहुत सारे माइंस बंद हो गए। ये ट्रेंड तब तक चलेगा जब तक मार्केट मैच्योर नहीं होता। तब तक लिथियम प्राइसेस कैसे बिहेव करेंगे ये बताना तो मुश्किल है। आने वाले समय में हम कितना लिथियम माइन करते हैं और हमारी बैटरीज की डिमांड में एक रेस होने वाली है। आने वाले 10 सालों में इस वॉलेटिलिटी के कम होने की उम्मीद है। दूसरा चैलेंज है लिथियम का एक्सट्रैक्शन। लिथियम या तो रॉक्स में मिलता है या सॉल्टी लेक्स में। रॉक से लिथियम एक्सट्रैक्ट करना हमें आता है। फिलहाल लिथियम का 2/3 सप्लाई रॉक से आता है, पर सॉल्टी लेक से लिथियम निकालना इनएफिशिएंट और टाइम कंज्यूमिंग है। कुछ नए टेक्नोलॉजीज ट्रायल पर है, पर स्केल पर डिप्लॉय करना अभी मुश्किल है। और ये इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इंडिया के लिए लिथियम काफ़ी इनएक्सेसिबल होता जा रहा है। और तो और माइनिंग एक कंट्रोवर्शियल प्रोसेस है जो पॉलिटिकल और रेगुलेटरी रिस्क्स के साथ आता है। अगर रूल्स बदल गए तो सालों की प्लानिंग बर्बाद हो सकती है। तीसरा चैलेंज है लिथियम की अलग अलग फॉर्म्स। देखो, लिथियम के 2 वेराइटीज होते हैं: लिथियम कार्बोनेट और लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट करना इजी और सस्ता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड वॉलेटाइल होता है और हैंडल करना मुश्किल है। पर लिथियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा अच्छी बैटरीज बनती हैं। अभी दोनों केमिकल्स यूज हो रहे हैं। हाई एंड ईवीज में लिथियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है और सस्ते चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स लिथियम कार्बोनेट बैटरीज भी बना रहे हैं। 5 साल बाद सिचुएशन कैसा होगा कोई नहीं जानता।
चौथा चैलेंज ये है कि लिथियम मार्केट एक कमोडिटीज मार्केट जैसा बिहेव नहीं करता, क्योंकि लिथियम मार्केट अभी काफी नया है। इंडस्ट्री वाइड स्टैंडर्ड्स अभी तक नहीं बने हैं जिन पे भरोसा किया जा सके। हर बैटरी मैन्युफैक्चरर के पास काफी ज्यादा मार्केट पावर है और सब अपनी अलग अलग स्पेसिफिकेशंस इंपोज करते हैं। उनके क्वालिटी कंट्रोल चेक्स भी काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। एक लिथियम रिफाइनर को इस पूरे मेज को नेविगेट करना पड़ता है। इसी वजह से अभी के टाइम पे लिथियम मार्केट दोनों तरीके से बिहेव करती है, एक कमोडिटीज मार्केट की तरह और एक स्पेशलिटी केमिकल्स मार्केट की तरह। लिथियम रिफाइनिंग एक हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। इसमें काफी एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। इस एक्सपर्टीज का 2/3 हिस्सा तो चाइना के पास ही है। ये एक्सपर्टीज दुनिया के बाकी रीजन्स तक कैसे डिफ्यूज होता है, ये इंडस्ट्री के फ्यूचर सप्लाई चेन्स को शेप करेगा। ये तो सिर्फ कुछ डायनामिक्स है जो अभी चल रहे हैं। अभी और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है जिनके बारे में बात करने का ना अभी टाइम है और ना ही हमारे पास एक्सपर्टीज। लेकिन ये स्नैपशॉट आपको एक आइडिया दे सकता है कि कितनी चीजें बदल रही है। लिथियम इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मेटल बन सकता है, हमारे फोन्स को पावर देने से लेकर पूरी गाड़ी चलाने तक। लेकिन इससे रिलेटेड प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे, टेक्नोलॉजीज क्लैश करेंगे और सप्लाई चेन शिफ्ट होंगे। अगर आप लिथियम मार्केट देख रहे हो तो आप सिर्फ एक कमोडिटी को ट्रैक नहीं कर रहे, आप फ्यूचर को शेप लेते हुए देख रहे हैं। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो काफी टाइम से चल रहा है लेकिन हेडलाइंस में उतना नहीं आता जितना आना चाहिए, यूरोप। और स्पॉइलर अलर्ट, वहां के हालात अच्छे नहीं लग रहे। हम एक ऐसी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जो अब बाकी दुनिया के साथ पेस बनाए नहीं रख पा रही और नंबर्स काफी क्लियर है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप बूम कर रहा था। 1945 में यूरो का लेबर प्रोडक्टिविटी यूएस के लेवल का सिर्फ 22% था, लेकिन 1995 तक वो 95% तक पहुंच गया था। लेकिन तब से आज तक यूरोपियन इकोनॉमी लगता है एक वॉल हिट कर चुकी है। जर्मनी का एग्जाम्पल लेते हैं जो एफिशिएंसी और इनोवेशन के लिए यूरोप का पोस्टर चाइल्ड है। ऑफिशियल फिगर्स कहता है कि 2023 में जर्मनी का जीडीपी 0.3% गिरा और 2024 में फिर से 0.2%। 2 साल कंसेक्यूटिव जीडीपी डी ग्रोथ हुआ। लेट लास्ट ईयर वोक्सवैगन ने अनाउंस किया कि डिमांड कम होने की वजह से वो 2030 तक 35,000 जॉब्स कट करेंगे। साथ ही यूरो एरिया का जीडीपी स्टैग्नेंट है और रियल वेजेस पिछले 10 सालों से नहीं बढ़ रहे। कंपेयर करें तो यूएस का वेज ग्रोथ यूरो एरिया से लगभग 4 गुना ज्यादा है। यूरोप की प्रोडक्टिविटी, इनकम्स और कंजम्पशन 2000 से धीमे पड़ गए हैं और यूएस के कंपैरिजन में गैप बढ़ता जा रहा है। सीधी बात यह है कि यूरोप अब ग्रो नहीं कर रहा। पर भला यूरोप के स्ट्रगल्स के पीछे कारण क्या है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक के एक्स प्रेसिडेंट मारियो द्रागी ने 2 बड़े रीजंस दिए। चलिए दोनों रीजंस को एक एक करके समझते हैं। पहला रीजन है टेक शॉक। लेट 1990s में इंटरनेट रेवोल्यूशन के साथ एक बड़ा शिफ्ट आया। यूएस का टेक सेक्टर एक्सप्लोड हुआ। गूगल, अमेज़न और फेसबुक जैसे कंपनीज बने जो ग्लोबल इकोनॉमी को रीशेप करने लगे। लेकिन यूरोप पीछे रह गया। जर्मनी और फ्रांस जैसे इंडस्ट्रियल हैवी इकोनॉमीज अपना पुराना मेथड्स, कार्स और मशीनरी पर फोकस करते रहे। इसका रिजल्ट यूएस की प्रोडक्टिविटी ऊपर गई और यूरोप की स्टैग्नेंट हो गई। द्रागी कहते हैं कि ये टेक गैप यूएस और यूरोप के बीच इकोनॉमिक गैप का एक बड़ा कारण है। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की, फॉलिंग कंजम्पशन। यूरोपियन हाउसहोल्ड्स ने ज्यादा सेव करना शुरू कर दिया और कम स्पेंड करना। पास्ट में ये प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट्स और कंपनीज इस स्पेंडिंग की कमी को खुद से कॉम्पनसेट कर रहे थे। यूरोपियन हाउसहोल्ड्स अपने पैसे खर्च करने के बजाय सेव करते थे, चाहे कॉशियस माइंडसेट से हो या कल्चरल रीजन से। इसके कारण गवर्नमेंट्स और कंपनीज डेफिसिट में चले जाने लगे। इकोनॉमी को चालू रखने के लिए गवर्नमेंट्स और कंपनीज ज्यादा बोरो करके स्पेंड करते थे। ये बैलेंस कम कर रहा था, लेकिन फिर आया 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूरोप और यूएस के सामने एक बड़ा सवाल था, रिकवरी कैसे की जाए। यूएस ने स्टिमुलस पे खर्च किया, गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में पैसा डाला और फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स लो रखे। इसका रिजल्ट, अमेरिकन कंज्यूमर्स स्पेंड करते रहे, बिजनेसेस रिकवर हुए और इकोनॉमी बाउंस बैक हुई। लेकिन यूरोप ने ऑस्टेरिटी अडॉप्ट की, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कट की, कंपनीज ने भी अपने बजट्स टाइट किए
और हाउस होल्ड्स जो वैसे ही कॉशियस थे और ज़्यादा सेव करने लगे। और इसी वजह से यूरोप का रिकवरी स्लो, अनइवन और पेनफुल रहा। हाउस होल्ड कंजम्पशन यूएस जैसे नहीं बढ़ा, और जब लोग स्पेंड नहीं करते तो बिजनेसेस इन्वेस्ट करने का इंसेंटिव खो देते हैं। यूरोप के लिए उसका एक्सपोर्ट रिलायंस ट्रैप भी एक प्रॉब्लम है। यूरोप का ग्रोथ काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट्स पे निर्भर करता था। जर्मनी का हाई क्वालिटी कार्स और मशीनरी बनाना एक मेजर एडवांटेज था, लेकिन अब एक्सपोर्ट्स भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स के इन प्रॉब्लम्स के दो कारण हैं। पहला, चाइना का एवोल्यूशन। जर्मनी का कार इंडस्ट्री चाइना पर बहुत डिपेंडेंट था, लेकिन अब चाइना का डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री बूम कर रहा है। सस्ता और बेहतर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना चाइना का फॉर्टे बन गया है। और दूसरा कारण है डीग्लोबलाइजेशन। यूएस जैसी कंट्रीज अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर फोकस कर रहे हैं और फॉरेन इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं। ये यूरोप जैसे एक्सपोर्ट रिलायंट रीजन्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जर्मनी के स्ट्रगल्स का असर सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं है। जर्मनी यूरोप का इकोनॉमिक इंजन है, और अगर ये वीक होता है तो पूरे रीजन को इम्पैक्ट करता है। फ्यूचर की बात करें तो ड्रागी कहते हैं कि यूरोप एक विशियस साइकिल में फंसा है। हाउस होल्ड कंजम्पशन वीक है, गवर्नमेंट्स और कंपनीज 2008 के बाद स्पेंडिंग बंद कर चुकी है, और एक्सपोर्ट इंजन अब चाइना और डीग्लोबलाइजेशन के वजह से फेल हो रहा है। यूरोप का स्ट्रगल एक वार्निंग है। एक इकोनॉमी तभी बढ़ सकती है जब स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड हो। एक्सपोर्ट्स या गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर ज़्यादा निर्भर करना रिस्की है, क्योंकि इनकी सिचुएशन कभी भी बदल सकते हैं। द्रागी के मुताबिक यूरोप को अब सीरियस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ईयू के अंदर बैरियर्स हटाने होंगे, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना होगा, हाउस होल्ड कंजम्पशन बूस्ट करने के तरीके ढूंढने होंगे। लेकिन ये सब करने के लिए वक्त चाहिए, जो यूरोप के पास नहीं है। जब इकोनॉमीज अडॉप्ट करने में फेल हो जाती हैं, तब उसे कौन से प्रॉब्लम्स देखने पड़ते हैं। यूरोप की कहानी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। रीजन ने टेक रेवोल्यूशन मिस किया, एक्सपोर्ट पे ज़्यादा रिलाई किया और स्टिमुलस की जगह ऑस्टेरिटी चूज किया। अब यूरोप को इसका प्राइस पे करना पड़ रहा है, लेकिन यूरोप अभी भी रेस से बाहर नहीं हुआ है। पहले भी ये रीजन टफ चैलेंजेस फेस करके और स्ट्रांग बना है। अब ये डिपेंड करता है कि वो चेंज के लिए कितना रेडी है। आपको क्या लगता है, क्या यूरोप अपनी हालत सुधार पाएगा या डाउनवर्ड स्पाइरल में ही फंसा रहेगा? अपने ओपिनियन हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, इंडिया का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट दिसंबर 2024 में गिरकर 21.94 बिलियन रुपीस हो गया, जिसमें 38.01 बिलियन रुपीस के एक्सपोर्ट काफ़ी मददगार रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया, जो अप्रैल से दिसंबर एक्सपोर्ट्स को 321.71 बिलियन रुपीस तक ले गया, जो 1.6% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ दिखाता है। ये ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद इकोनॉमी के रेजिलियंस को हाईलाइट करता है। दूसरा, महाकुंभ मेला से 2 लाख करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट होने की उम्मीद है, जिसमें 40 करोड़ विजिटर्स प्रयागराज आएंगे। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और लोकल बिजनेसेस जैसे डेयरी और ग्रोसरीज को इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ये इवेंट कल्चरल टूरिज्म के इकोनॉमिक ग्रोथ में रोल को एम्फसाइज करता है। और फाइनली, इंडियन कंपनीज की फॉरेन बोरिंग्स 2024 में 20.2% गिरकर 23.33 बिलियन डॉलर्स पर आ गई, क्योंकि रुपी 4.4% डेप्रिशिएट हुआ और बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गई। एक्सपोर्ट फोकस फर्म्स जैसे रिलायंस को नेचुरल हेजेस का फायदा मिला, जबकि बाकी कंपनीज राइजिंग फाइनेंशियल प्रेशर्स के कारण डोमेस्टिक क्रेडिट की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।